हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और हिंदी साहित्य की जिस धारा में, वैकल्पिक विषय की जिस धारा में हम साथ चल रहे थे, उस धारा में आज एक नया पड़ाव है, आज एक नया द्वीप है। उस द्वीप का नाम है रीतिकाल। और जब हम बात करेंगे रीतिकाल की, तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों रीतिकाल वास्तविकता में इस रूप में हमारे सामने आया, और हम बात करेंगे कुछ विशेषताओं की। और विशेषताओं की बात करते करते मैं बताऊं कि हो सकता है ये वीडियो उतना लंबा ना हो, शॉर्ट इसलिए रखा है, थोड़ा सा क्रिस्प रहे। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं कुछ रीतिकालीन कवियों की बात करूंगा थोड़ी डिटेल में, व्याख्या के साथ में, और उनसे जुड़ी जो विशेषताएं थी रीतिकालीन, उनकी बात करेंगे। तो मेरा नाम है विकास और हिंदी साहित्य के में हम 17-18 वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट ना देखी हो तो स्टडी IQ-IAS हिंदी में प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाइए और हिंदी साहित्य की उस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम बात करने वाले हिंदी साहित्य की, और उस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि 31 मई से, जो 31 मई आने वाली है, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टडी IQ में मैं हिंदी साहित्य का नया बैच लेके आ रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिंदी साहित्य के बारे में जानने लायक हैं, वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जरूर देख लीजिएगा। 31 मई से जो बैच शुरू हो रहा है उसकी कक्षाएं दोपहर 1 बजे से चलेंगी। नंबर 1, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। ये जो कोर्स है ये न भूतो न भविष्यति जैसा है। मैं आपको बता दूं, इसके पहला जो हमारा बैच था उसमें इतने एडमिशंस आए थे कि हमको 2 महीने तक एडमिशंस रोकने पड़े थे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हर छात्र पे इंडिविजुअली मैं ध्यान दे पाऊं। इस बार भी उसी तरीके से एडमिशंस हो रहे हैं। आपको डिले नहीं करना है, आपको देर नहीं करना है, ठीक है। और इस कोर्स से जुड़ी बहुत सारी विशेषताओं को मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि हर सेक्शन को मैं खत्म कराऊंगा। क्लास नोट्स तो मिलेगी ही, डिटेल्ड क्लास तो मिलेगी ही, हैंड रिटेन नोट्स तो मिलेगी ही, साथ में ही हर सेक्शन खत्म कराने के बाद PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। उसका एनालिसिस आपसे भी लूंगा, आपको दूंगा भी, आपकी वर्तनी और आपके वाक्य इन अशुद्धियों की बात करूंगा। साथ में ही हर सेक्शन खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज होगी आपकी। टोटल 12 टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें से 8 सेक्शनल हैं और 4 जो हैं वो फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज हैं। इनको करने के दौरान इनका डिस्कशन भी होगा। डिस्कशन के दौरान आपको किन चीजों पे और काम करना है इसकी भी बात होगी। तो बात की जाए अगर, तो हिंदी साहित्य में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं चूंकि रीतिकालीन परिस्थितियों की बात करना चाह रहा था, तो जिस काल की हम बात करेंगे वो काल है रीतिकाल। वो काल है रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल की बात करने से पहले हमको इस समय की जो युगीन परिस्थितियां हैं, जिन पर शुक्ल जी बड़ा ध्यान देते थे, उनकी अगर बात करें तो रीतिकाल की बात करते समय हमको समय पहले इसका अगर समय देखें तो बहुत जगह पे आप देखेंगे कि 1700 से 1900 का जो समय है, ठीक है, उसे बहुत जगह रीतिकाल से जोड़ा जाता है। पर थोड़ा अगर साइंटिफिक और तार्किक तरीके से आए तो लगभग 1650 के आसपास से लेके 1850 के आसपास का जो समय है, यह रीतिकाल के लिए ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी काल के समय की बात करेंगे, ठीक है। इस काल के समय की बात करते हुए हम रीतिकालीन परिस्थितियों को समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो रीतिकाल की विशेषताएं थी उनकी तो बात करेंगे ही, ठीक है। बात की जाए इस कालक्रम की, तो आप इस कालक्रम में आप क्या देख रहे हैं, ये जो समय है, इस समय शासन पे कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो इस समय शासन कर रहा था। और औरंगजेब शासन करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये लास्ट प्रमुख मुगल शासक था। इसके बाद हम लेसर मुगल्स को यानी कमजोर मुगलों को देखते हैं। और 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम जो हैं वो सत्तासीन होते हैं। और इसके बाद मुगल शासन अपने निचले स्तर की तरफ बढ़ता है, अपनी दुर्गति की ओर बढ़ता है, अपने पतन की ओर बढ़ता है। लेकिन जब हम मुगल शासन के पतन की बात करते हैं तो हमको यह समझना होगा कि वो पतन क्यों हो रहा था। वो पतन क्यों हो रहा था? नंबर 1, जो राजा थे, ठीक है, जितने भी राजा हमें दिखते हैं उस समय, वो क्या थे? राजा बेटर शब्द नहीं है, मुझको लगता है कि मुगल सम्राट ही इनको अभी तक कहा जाए, ठीक है। जो सम्राट थे वो थोड़े से रसिक मिजाज भी होते जा रहे थे, रसिक मिजाज होते जा रहे थे। दूसरी बात क्या थी? वे कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि अपनी जो निजी आनंद है
जो निजी आनंद है उसको वरीयता देते थे राजनीतिक परिस्थितियों पर। ठीक है, ठीक है, ये तो वो चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम रीतिकाल की बात करेंगे तो इन पे हम फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें तो इस समय कुछ और जो स्थानीय शासन था, चाहे आप मराठों की बात करें, चाहे आप सिखों की बात करें, चाहे आप मैसूर की बात करें, ऐसे स्थानीय स्तर पे कुछ और जो नेतृत्वकर्ता थे वो उभर रहे थे और मुगलों को दबाते जा रहे। तो सबसे प्रमुख कारण जो था वो क्या था कि जो यूरोपीय शक्तियां थी वो बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रही थी। ठीक है, तो ये सभी कारण थे कि मुगलों का पतन हुआ। और भी कारण थे, इंटरनल उनमें डिस्प्यूट होते थे, आपस में साजिशें शुरू हो गई। ठीक है, और जो खजाना था उसका सही इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सारी चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे। मेरा कुल मिला के जो इंटरेस्ट है हिंदी साहित्य में, इसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, वो ये दो बिंदु हैं। एक रसिक मिजाज होना, ठीक है, और दूसरा ये निजी आनंद और को वरीयता देना। कोई समाज जब सामाजिक अनुभूतियों को, सामाजिक राजनीतिक विषयों को, या जो आर्थिक विषय हैं इनको साइड में करके सिर्फ अपने आनंद में संलिप्त रहे, वो समाज कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में बढ़ता प्रतीत नहीं होगा। यह खास बात है। तो इसका मतलब क्या कि हम उस समाज को देख रहे थे जहां पे जो राजा थे वे, उनको अपने दरबार में आनंद उल्लास देखना था, लेकिन वो आनंद और उल्लास कैसा था? जो उस राजा को खुश कर सके, जो उसके साथ की जो दरबारी है उनको खुश कर सके। कुल मिला के जो आनंद था वो कैसा आनंद था? वो दरबारी आनंद की बात हो रही थी, दरबारी आनंद की बात हो रही थी। लेकिन जब आप रीतिकाल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रवृत्तियां भी चेंज होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रीतिकाल की, तो रीतिकाल को हम बात कर सकते हैं। जो रीतिकाल है इसको हम बांट सकते हैं टोटल 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में बांट सकते हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर। ये 4 रीतिकाल के जो डिवीजन थे इनमें हम बांट सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, आप जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि यहां पे जो रीतिबद्ध काल है, जब औरंगजेब अभी शासन में है, तब आपको ये जो रसिक प्रवृत्तियां हैं ये बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगी। ये जो समय है रीति सिद्ध जो समय है, जिस समय आपको बिहारी एक्चुअली दिखते हैं, इस समय आपको जो रसिक प्रवृत्तियां हैं ये क्या दिखेंगी? सबसे ज्यादा दिखेंगी। रीति मुक्त में कहीं ना कहीं फिर ये कम होंगी और धीमे धीमे ये रीतितर में और कम होती जाएंगी। जहां पे रीतितर में हम और चाहते हैं, रीतिकालीन भक्ति काव्य दिखेंगे, रीतिकालीन वीर काव्य दिखेंगे, तो हमको प्रवृत्तियां थोड़ी अलग होती दिखेंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जैसे कहते हैं ना कि ये जो हम वक्र बनाते हैं, ये जो वक्र है उसमें जो ये सबसे रीतिकाल का जो सबसे जैसे कहते हैं ना कि प्रमुख जो भाग था, जिसमें वास्तविकता में रीतिकालीन साहित्य की हमको वहां पे छवि दिखती है, वो कौन सा था? वो रीति सिद्ध काव्य का काल था, जिसमें हम बिहारी को प्रमुख देखते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध में केशव दास जी से उनकी रामचंद्रिका थी और भी कुछ पद्माकर जैसे कुछ कवि थे जिनकी हम लोग बात आगे करेंगे। लेकिन रीतिबद्ध जो काव्य था, वहां पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना कि जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका ही हम बेटर वर्जन देखेंगे, जहां पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, जहां पे जो भक्तिकालीन साहित्य का जो विमर्श है वो थोड़ा बेहतर होगा, वो थोड़ा बेहतर दिशा में देखेगा। लेकिन जब हम रीति सिद्ध में आएंगे तो ये सिर्फ रह जाएगी किसकी बात? ये बात हो जाएगी रसों की, यहां बात हो जाएगी अलंकारों की, यहां बात हो जाएगी दरबारी काव्य की। तो देखिए ना कि परिस्थितियां कैसे डिसाइड करती हैं कि जब राजा सबसे ज्यादा भोग विलास में आपको डूबे दिखेंगे, उस समय आपको रीति सिद्ध काव्य दिखेगा, और जब वे अंग्रेजों की गिरफ्त में चले जाएंगे और अंग्रेजी शासन ज्यादा दिखेगा और लोगों का अंग्रेजों पर से और मुगलों पर से भरोसा उठना चालू होगा,
वो जब उठना चालू होंगे तो धीमे धीमे आपको रीतिमुख, रीतितर, और उसके बाद फिर तो आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के तौर पे हमको एक व्यक्ति मिलता है जिनके नाम पे भारतेंदु काल आता है और आधुनिक काल की वहां से शुरुआत होती है। उसकी बात तो जब करेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। बात की जाए इस काल के प्रमुख बातों की, तो कुछ इस काल की कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें ही विशेष हैं। जैसे पहले तो इसका जो नाम है रीति। अब रीति के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। बहुत से लोग इस रीति की बात करते हैं, कहते हैं ये परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो रीति परंपरा की बात करती है। और वो कैसी परंपरा है? वो साहित्य की जो परंपरा है उसकी बात कहती है। दरबारी साहित्य की जो परंपरा है उसको भी ये आगे बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि जो अलंकारों की बात हो, जो हमारे काव्य की बात हो, उन काव्यों में अलंकारों के प्रयोग की बात हो, या उन काव्यों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रस पैदा करने की बात हो, ये सारी चीजें जो परंपरा चली आई, इस कारण से इसे रीतिकाल कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मालूम में देखा गया। याद कीजिएगा, जब मैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण पढ़ा रहा था तो मैंने एक और काल की बात की थी। उसको क्या मैंने बताया था? अलंकरण काल। इसी को अलंकरण काल या अलंकृत काल भी कहा गया। अलंकृत काल भी कहा गया, ठीक है। इसको अलंकरण काल, अलंकृत काल भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इस काल में ना आपको काव्य जो है वो अलंकरण के तौर पे ज्यादा दिखेगा। कहत, नटत, रीजत, खिजत, ठीक है। अब इसमें आप बिहारी को सौंदर्य, और सौंदर्य में भी जो सौंदर्य चेष्टा होती है उसके वर्णन का जो शीर्ष है ना, उसे लिखते देखेंगे, ठीक है। भरे भवन में करत है नैन हुई सो बात, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको बहुधा अच्छा देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो अलंकरण है, जो कहते हैं काव्यानुगत अलंकरण है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। एक तो ये। दूसरा बात, जब मैं इस अलंकरण काल की बात करता हूं तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अलंकारों का प्रयोग आपको बहुत और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप सिर्फ बिहारी को अच्छे से पढ़ जाएं तो आपको इतने सारे अलंकार वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतने सारे आपके अलंकार आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं एक बात बताता हूं, जैसे कनक करकते सौगुनी, मां दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय, ठीक है ना। अब ये है शब्दालंकार का उदाहरण। शब्दालंकार जहां शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाए। यमक अलंकार में उदाहरण है, किसका है? क्या कहते हैं आपका, बिहारी जी का है। वहीं पे अगर वो है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। अब यहां पे तुलना भी की जा रही है, कहीं ना कहीं यहां पे अर्थालंकार के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अलंकारों का प्रयोग जो है वो बहुधा और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज जो इससे जुड़ता है वो होता है रसवादिता। रसवादिता, रसवादिता भी बहुत ज्यादा क्यों जुड़ती है? क्योंकि इस समय जो राजा थे ना, जो राजा थे वे बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे क्रीड़ाओं में। किस तरह की क्रीड़ाएं? वे विलासरत क्रीड़ाएं थी, और उन क्रीड़ाओं में रहते हुए उनको सुरा चाहिए थी, ठीक है। उनको अपने दरबार में नृत्य होता देखना चाहिए था, और इस तरीके के कवि चाहिए थे जो रसवादी काव्य की रचना करें। निश्चित तौर पे बिहारी ने समाज की भी बात की है, ज्ञानोपदेश की भी बात की है, तथापि जो उनकी बिहारी सतसई है, जिसके लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, वे बिहारी भी बहुधा उनकी जो रचना है वो रसवादिता से ओतप्रोत है। खैर, इसमें जब हमने सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर कहा था, सतसैया इनकी रचना है जिसमें लगभग 713 इनके पद हैं बिहारी के, और सतसई मतलब 700 की बात होती है। और नावक के तीर मतलब नावक उस समय एक तीर बनाते थे, और उनके तीर ऐसा कहते थे कि छोटे होते थे लेकिन बहुत खतरनाक होते थे, भेद देते थे लोगों को अंदर तक। तो वो जो सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि क्यों सतसई का इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों ग्रियर्सन जैसा व्यक्ति कहता है कि यूरोप में आज तक ऐसा कोई कवि पैदा ही नहीं हुआ। वजह, एक व्यक्ति जो डेली एक मुक्तक लिख रहा है अपने दरबार में, उस मुक्तक से वो समाज को भी खुश करता है, दरबार को भी खुश करता है, अपने राजा को भी खुश करता है, और कई बार उससे सामाजिक संदेश भी देता है। यह बात हमें
बिहारी के काव्य में देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। और रही बात की लाक्षणिक ग्रंथों की बात की जाए, ठीक है, बात की जाए श्रृंगार चित्रण की बात की जाए, या बात की जाए वीर, जैसे आगे जाओगे तो आपको वीर भक्ति काव्य धारा भी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। जब हम रीतिबद्ध कवि की बात करते हैं तो भक्ति काल का जो साहित्य था उसका एक बेटर वर्जन या कह सकते हो अलग वर्जन हमको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी विशेषताएं रीतिकाल अपने आप में समेटे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जहां पे हम थोड़ी बहुत रीतिकालीन जो पृष्ठभूमि थी और रीतिकालीन में किस तरह की रचनाएं प्रारंभिक तौर पे लिखी गई, बुनियादी तौर पे लिखी गई, हम उनकी बात कर रहे थे। जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, हम उसमें बात करेंगे बिहारी की, ठीक है, बिहारी की बात करेंगे। और बिहारी से बात करते हुए हम रीतिकाल के सभी, सिर्फ रीति सिद्ध नहीं बल्कि रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति इतर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंट्रो वीडियो था। मैं ये चाह रहा था कि ये क्रम न टूटे, तो आपको कुछ न कुछ ऐसा वीडियो के माध्यम से मिले जिसके द्वारा आप अपने जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसको कवर करते चलें। तो अगली जो कक्षा होगी वो रीति काल से जुड़ी कक्षा होगी। कोशिश करूंगा कि मैं बिहारी को ही कवर करूं, नहीं तो मैं केशव दास की बात भी ले कर सकता हूं। डिपेंड करता है कि किस हिसाब से मैं इसका समायोजन कर पाता हूं। कोशिश ये रहेगी कि मैं बिहारी को कवर करूं, क्योंकि बिहारी से जुड़े प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। बाकी जो रीति काल के कवि हैं उन पे अमूमन प्रश्न उतने नहीं आते, बिहारी पे सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए बिहारी की बात की जाएगी, ठीक है। केशव दास में कुछ प्रश्न आता है कि वो क्या कहते हैं, कविता के प्रेत हैं, क्या क्या चीजें, ऐसी बातें बहुत सारी जुड़ती हैं। हो सकता है उन पे भी बात किया जाए, लेकिन प्रमुख हमारा जो फोकस रहेगा वो बिहारी जी पर रहेगा, ठीक है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको, छोटा वीडियो था लेकिन आपको समझ में आया होगा कि रीतिकाल की बुनियाद कहां से स्थापित होती है। बाकी जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम रीतिकाल को स्थापित करते हुए हम बिहारी जैसे कवि के जो कवित्व है, उनका जो रस है, उनकी जो भावगत विशेषताएं हैं, उनकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी स्टडी IQ देखते रहिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 31 मई से 31 मई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और अगर आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले हिंदी वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। साथ ही जो खास बात वो ये कि अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो भी आप इस वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि और किन कवियों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी ये वीडियो की सीरीज ऐसे चलती रहेगी। स्टडी IQ देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।